गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका मॉस और एसएम की इस ऑनलाइन क्लासेस में। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था नमन के समीकरण यानी कि बेंडिंग इक्वेशन। बेंडिंग इक्वेशन के तीन पार्ट थे। पहला था केंद्रक निकालना यानी कि गुरुत्व केंद्र निकालना, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, वो हम लोगों ने देख चुके हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मैंने आपको 2D और 3D दोनों ही पार्ट्स मैंने आपको करा दिए थे, जो प्रीवियस वीडियो है उनमें आपको कंप्लीट करा दिया था। नेक्स्ट पार्ट है आपका जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आपको आना चाहिए। तो आज हम लोग जो पोर्शन देखेंगे वो हम लोग देखेंगे जड़त्व आघूर्ण का। इसमें आपका थ्योरी भी बनती है और न्यूमेरिकल भी बनते हैं, दोनों ही बनते हैं। थ्योरी अलग आती है, न्यूमेरिकल अलग आते हैं, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये हमारा। इसके बाद जहाँ पर हम लोग जड़त्व आघूर्ण खत्म करेंगे वहीं से हम लोग अब देखेंगे बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है। तो वहीं से हमारा शुरू होगा बेंडिंग इक्वेशन। तो आप हेडिंग डाल लीजिए जड़त्व आघूर्ण, हेडिंग डाल लीजिए जड़त्व आघूर्ण। तो सबसे पहले समझिए जड़त्व क्या है। जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? हेडिंग है जड़त्व। नोट कीजिए, वस्तुओं के उस गुण को, वस्तुओं के उस गुण को जिस गुण के कारण, वस्तुओं के उस गुण को जिस गुण के कारण वे स्वयं अपनी अवस्था में, वे स्वयं अपनी अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती हैं। वस्तु का वह गुण जिस गुण के कारण वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। फॉर एग्जाम्पल क्षेत्रफल कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, वह अपनी अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता, ठीक है। ये होता है फॉर 2D। द्रव्यमान फॉर 3D। 3D यानी कि ठोस के लिए आपको ये रहेंगे, द्रव्यमान का आएगा। और अगर कोई 2D है तो इसमें त्रिभुज है, क्षेत्रफल त्रिभुज है, आयत है, वर्ग है, आपका जो भी और भी स्ट्रक्चर होते हैं वो है। तो क्षेत्रफल और द्रव्यमान 2D के लिए आएगा हमारा क्षेत्रफल और 3D के आएगा क्या है, ये आएगा हमारा द्रव्यमान। फिर से सुन लिख लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए। जड़त्व पूछा जाता है, 1 नंबर का सवाल होता है, जड़त्व पूछा जाता है। तो 2D के लिए हो गया क्षेत्रफल और 3D के लिए हो गया द्रव्यमान, ठीक है। वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वे स्वयं अपनी अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होते हैं, स्वयं अपनी अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होते हैं, उनको कहते हैं हम लोग जड़त्व, क्लियर। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, जड़त्व आघूर्ण क्या होता है। जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका दूसरा नाम भी है द्वितीय आघूर्ण, सेकंड मोमेंट भी इसको कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण को हम कहते हैं द्वितीय आघूर्ण। नोट कीजिए, इसकी परिभाषा नोट कीजिए। किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई वस्तु का, किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूमती हुई वस्तु का, वह गुण जो वस्तु की वृत्तीय गति में, जो वस्तु की
वृत्तीय गति में परिवर्तन का विरोध करता है। जो वस्तु की वृत्तीय गति में परिवर्तन का विरोध करता है वस्तु का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। वस्तु का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई वस्तु है, इसका कुछ मास होगा m, और ये चारों ओर ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो जिस गुण के कारण यह अपनी वस्तु में गति में परिवर्तन का विरोध करता है, वृत्तीय गति होगी इसकी, कुछ ना कुछ ये किसी अक्ष के चारों ओर घूम रहा है, इसकी अपनी वृत्तीय गति होगी। तो वृत्तीय गति में परिवर्तन का विरोध करेगा कौन करेगा? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण चाहेगा कि जो वस्तु घूम रही है वो उसी स्पीड में, उसी गति से वो अनलिमिटेड टाइम तक घूमती रहे, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जड़त्व आघूर्ण जो है इसका विरोध करता है, ठीक है, परिवर्तन का विरोध करता है। वो चाहता है कि वो अनलिमिटेड टाइम तक ऐसे ही घूमती रहे। इसे हम कहते हैं जड़त्व आघूर्ण या द्वितीय आघूर्ण। एक परिभाषा और है इसकी, वो भी नोट कर लीजिए। आपको जो याद आ जाए वही आप लिख दीजिएगा। एक परिभाषा और नोट कीजिए इसकी जड़त्व आघूर्ण की। किसी दिए हुए अक्ष के परितः काट के क्षेत्रफल के द्वितीय आघूर्ण को ही उसका जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। क्लियर? यानी कि जड़त्व आघूर्ण क्या है? मान लीजिए कोई वस्तु घूम रही है और अगर कोई ऐसा बल लगा दिया जाए, बल को लगा दिया जाए जिससे उसकी गति में वृद्धि हो जाए या उसकी गति में कमी आ जाए, ठीक है। जैसे कि हमारे जनरेटर वगैरह में या कोई भी इंजन होता है, वो फ्लाईव्हील लगा देते हैं। फ्लाईव्हील क्या होता है कि अगर जरूरत से ज़्यादा स्पीड हो जाए तो उसको कम कर देता है। वो किस कारण से कम कर पाता है? क्योंकि उसके पास अपना जड़त्व आघूर्ण होता है। जो फ्लाईव्हील होता है वो अच्छा खासा भारी होता है, उसका अच्छा खासा मास होता है, और अगर स्पीड कम हो रही है तो उसको ज़्यादा कर देता है, ठीक है। यानी कि उसको एक प्रॉपर रोटेशन बनाए रखने के लिए फ्लाईव्हील क्या करता है, यदि उसकी स्पीड कम हो रही होती है तो बढ़ा देता है, और ज़्यादा बढ़ रही होती है तो उसको कम कर देता है। वही काम हमारा यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण का है, सेम एज फ्लाईव्हील। अब नेक्स्ट चैप्टर आ लीजिए, क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण। ये दो प्रकार के आघूर्ण होते हैं। मैंने अभी आपको बताया था, 2D के लिए होगा क्षेत्रफल और 3D के लिए हो जाएगा द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण। पहला है आपका क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण। क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्षेत्रफल जड़त्व आघूर्ण, एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल है वो एरिया ए है, ठीक है। यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसका कुछ तो गुरुत्व केंद्र होगा, कोई तो एक गुरुत्व केंद्र होगा, जी मान लिया, माना कि एक्स दूरी पर है, माना कि वाई दूरी पर है, ठीक है। ये कोई भी एक एरिया ऐसा आपको नहीं आएगा, कोई नॉन बॉडी आएगी, ये अननोन बॉडी है, ठीक है। अननोन बॉडी का जो गुरुत्व केंद्र है वो इस एक्स एक्सिस से, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से एक्स दूरी पर और एक्स एक्सिस से वाई दूरी पर स्थित है, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसमें नोट कर लीजिए।
आपका हेडिंग है क्षेत्रफल, जड़त्व, आघूर्ण, एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें लिखिए किसी अक्ष के सापेक्ष, किसी अक्ष के सापेक्ष एक क्षेत्रफल का जड़त्व आघूर्ण, एक क्षेत्रफल का जड़त्व आघूर्ण या द्वितीय आघूर्ण एक ही बात है, जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण उसके क्षेत्रफल तथा, उसके क्षेत्रफल तथा, उसके क्षेत्रफल तथा अक्ष से उसकी दूरी, तथा अक्ष से उसकी दूरी के वर्ग, दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है, दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। वर्ग क्यों आ गया? आघूर्ण आपको पता है, आघूर्ण बराबर होता है एरिया इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। या वैसे बल आघूर्ण होता है तो बल गुणित लंबन दूरी हो जाता है। अगर मैं क्षेत्रफल आघूर्ण की बात करूं तो क्षेत्रफल इनटू लंबन दूरी हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर? ये हो गया आघूर्ण। इसी में ही इसके आघूर्ण का अब मुझे दोबारा से, द्वितीय का आघूर्ण क्या होता है? दोबारा से उसी डिस्टेंस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो हो जाएगा मेरा जड़त्व आघूर्ण। ये आघूर्ण हो गया, मैं अलग अलग लिख दे रहा हूं। आघूर्ण ये हो गया, जड़त्व आघूर्ण की मैं बात करूं, इसको हम लोग कैपिटल आई से नोट करते हैं। सिंबल जो है इसका जड़त्व आघूर्ण का कैपिटल आई है, कैपिटल आई से नोट करते हैं। ए एक्स इंटू एक्स, इसी को कहते हैं द्वितीय का आघूर्ण, यानी कि ए एक्स स्क्वायर। यदि मैं ये किसके सापेक्ष निकला? आई, जड़त्व आघूर्ण किसके सापेक्ष निकला? वाई वाई के सापेक्ष निकला। आई वाई वाई, आई वाई वाई क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर। अगर मैं आई एक्स एक्स की बात करूं, इसके सापेक्ष की बात करूं तो हो जाएगा ए वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा ए वाई स्क्वायर, क्योंकि यहां से यहां की जो दूरी है वो वाई है, ए एक्स स्क्वायर और ए वाई स्क्वायर। ठीक है। यदि कोई भी हम लोगों ने फॉर एग्जाम्पल ये तो एक कोई टुकड़ा मान लिया मैंने, एक्चुअल में होगा क्या? ये बार होगा, क्योंकि यहाँ पर यहाँ तक की जो दूरी होगी वो बिल्कुल गुरुत्व केंद्र से ही मापी जाएगी। तो अगर मैं कोई सी एक टुकड़े की मान लूं, फॉर एग्जाम्पल ये कोई टुकड़ा है, इसका क्षेत्रफल जो है ए है, तो ये होगा मेरा एक्स और ये हो जाएगा मेरा वाई, और ये हो जाएगा एक्स बार और वाई बार, ये हो जाएगा मेरा एक्स बार और वाई बार। तो यहाँ पर मैं बार लगा देता हूँ, क्योंकि अगर मैंने सीधे सीधे केंद्र के सापेक्ष लिया है तो यहाँ हो जाएगा ये एक्स बार। बस इतना सा आपको काम करना है। यदि मैं किसी भी एक एरिया, छोटा सा एरिया मान लेता हूँ एक्स और वाई की दूरी पर, तो उसके लिए हो जाएगा ए एक्स और ए वाई, और यहाँ पर अगर मैं केंद्र के सापेक्ष मानता हूँ तो एक्स बार हो जाएगा, एक्स बार। इसी को हम लोग के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं K1 मान लूं, इसको मैं अगर K2 मान लूं, बात एक ही है, बस नाम चेंज कर दिया है, बात एक ही है, बस नाम चेंज कर दिया है। तो इसी को मैं ले सकता हूं A K2 स्क्वायर, और इसको मैं ले सकता हूं A K1 स्क्वायर। y बात को ही मैंने K1 मान लिया है, y2 को, इसको अभी मैं K क्यों मानता हूं ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि x और y में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। कई जगह आपको x मानना पड़ेगा, कई जगह y मानना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पर x बार और y बार को क्या मान दिया मैंने? K1 और K2 मान लिया, क्योंकि यहाँ पर भी एक x बार y बार आएगा। ये अपने आप में भी जो गुरुत्व केंद्र होगा वो भी x बार और y बार ही होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मैंने अलग मान ली है K1 K2।
केवल K2 को कहेंगे हम लोग परिभ्रमण त्रिज्या। ये जो है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कहते हैं परिभ्रमण त्रिज्या। ये इतना नोट कर लीजिए, पहले इतना नोट कर लीजिए, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, फिर भी आप नोट कर लें। आई वाई वाई इक्वल टू ए K2 स्क्वायर, आई एक्स एक्स इक्वल टू ए K1 स्क्वायर। नेक्स्ट एडिट डालिए, ये नोट कर दो, हटा दो, क्षेत्रफल जड़ता हो गया मेरा। इसमें भी आपको प्रूविंग नहीं आती है, सीधे सीधे न्यूमेरिकल आते हैं। न्यूमेरिकल के मैं आपको फॉर्मूले नोट करा दूंगा और उस फॉर्मूले से आपका पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या चल रहा है, क्यों लिया जा रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, परिभ्रमण त्रिज्या। परिभ्रमण त्रिज्या, रेडियस ऑफ डायरेक्शन, इसको हम लोग के स्क्वायर करते हैं। अभी अभी हम लोग देखा आई इक्वल टू ए के स्क्वायर, अभी अभी हम लोग देखा आई एक्स एक्स में भी देखा, वाई वाई में देखा, आई इक्वल टू वहां केवल K2 था, ये कॉमन सा है ए के स्क्वायर, के स्क्वायर इक्वल हो जाएगा आई अपॉन के, के इक्वल हो जाएगा रूट के अंदर आई अपॉन ए। पहले परिभाषा नोट कर लीजिए और फिर ये फॉर्मूला नोट करना है। लिखिए इसके अंदर, किसी घूर्णन अक्ष के परितः, किसी घूर्णन अक्ष के परितः, किसी घूर्ण अक्ष के परितः किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या, किसी घूर्ण अक्ष के परितः किसी पिंड की परिभ्रमण त्रिज्या, परिभ्रमण त्रिज्या अक्ष से मापी गई वह दूरी है, अक्ष से मापी गई वह दूरी है, वह दूरी है जिसके वर्ग को क्षेत्रफल से गुणा करने पर, जिसके वर्ग को क्षेत्रफल से गुणा करने पर, क्षेत्रफल से गुणा किया जाए, गुणा करने पर पिंड का जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। फिर से सुन लीजिए, मान लीजिए कोई वस्तु है, ये ए है, एरिया है, ये K2 माना था, K1 माना था, तो K1 K2 एक कॉमन सी बात है, ये भी मेरा परिभ्रमण त्रिज्या है और ये भी मेरी एक परिभ्रमण त्रिज्या है। यदि मैं y का मान करूं तो K2 हो जाएगा, x का मान करूं तो K1 हो जाएगा। तो परिभ्रमण त्रिज्या वह दूरी है, अक्ष से वह दूरी है जिसके वर्ग को एरिया से गुणा कर दिया जाए तो उस पिंड का जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। यदि ये 2D में है तो एरिया आएगा, क्षेत्रफल आएगा, यानी कि I इक्वल टू ए के स्क्वायर आएगा। यदि 3D में है तो I इक्वल टू हो जाएगा m के स्क्वायर। ध्यान दीजिए, यदि 2D में है तो I इक्वल टू हो जाएगा एरिया इंटू के स्क्वायर, अगर 3D में है तो हो जाएगा द्रव्यमान इंटू के स्क्वायर। यहाँ m क्या है, मेरा द्रव्यमान है।
द्रव्यमान ये क्या है मेरा क्षेत्रफल है, और क्षेत्रफल आपका हमेशा 2D में आता है और द्रव्यमान जो आता है हमेशा 3D में आता है। तो परिभ्रमण त्रिज्या बहुत पूछी जाती है एक एक नंबर के सवाल में कि परिभ्रमण त्रिज्या एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको आना चाहिए परिभ्रमण त्रिज्या किसी भी पिंड की गुणन अक्ष के परितः के बीच की वह दूरी है जिसके वर्ग को एरिया से गुणा कर दिया जाए तो जड़त्व आघूर्ण प्राप्त होता है। परिभ्रमण त्रिज्या। नेक्स्ट हेडिंग है समांतर अक्ष प्रमेय, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। समांतर अक्ष प्रमेय, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसमें लिख लीजिए, पहले समझ लेते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है। वही चीज है जो अभी हम लोग लिख रहे थे, कोई भी ब्लॉक है, इसका जो जड़त्व आघूर्ण होता है एक तो इसके अपने अक्ष के आघूर्ण होगा, अपने केंद्रक के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण होगा, यहाँ के सापेक्ष x के सापेक्ष या y के सापेक्ष। ये तो होता है किसी भी वस्तु का स्वयं के अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। इसका मैं अभी फॉर्मूला नोट कराऊंगा आपका कि वृत्त का क्या होता है, आयत का क्या होता है। अगर मुझे इसके अलावा किसी और एक्सिस पर आघूर्ण लेना पड़े तो वही होता है मेरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी कि ये मेरा x एक्सिस जो है इस x एक्सिस से पैरेलल है, ये जो x एक्सिस है मेरी इस एक्सिस के पैरेलल है, समांतर है, और ये जो मेरी y एक्सिस है वो इसके पैरेलल है, समांतर है। क्लियर? जैसे मुझे इस एक्सिस का मुझे पता है कि इस एक्सिस के अबाउट जड़ का अबाउट क्या है और इसके अबाउट मुझे निकालना है। माना कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, अभी फिर से मैं कहूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक x है, यहाँ से यहाँ तक y है, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो हॉरिजॉन्टल, h फॉर हॉरिजॉन्टल और v फॉर वर्टिकल। अलग अलग किताबों में अलग अलग दी गई है, इसका नाम कहीं h दिया है, कहीं कुछ दिया है। आपको समझना है कि यहाँ से यहाँ तक जो क्षैतिज दूरी है, क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल दूरी है, उसको h मान लिया है। यहाँ से यहाँ तक जो वर्टिकल दूरी है उसको मैंने मान लिया है v, v फॉर वर्टिकल। h फॉर हॉरिजॉन्टल लिख लेना, h फॉर हॉरिजॉन्टल लिखिए। इसके अंदर समांतर अक्ष में लिख लीजिए, इस प्रमेय के अनुसार यदि किसी समतल परिच्छेद के गुरुत्व केंद्र से जाने वाले अक्ष के परितः उसके जड़त्व आघूर्ण को I x कैपिटल G से प्रदर्शित किया जाए तथा इस अक्ष के समांतर
उससे इसको नाम मैं ए बी दे दे रहा हूं, ए बी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे, बस आप एक्स वाई से आप थोड़ा सा कंफ्यूजन जो होगा वो आपका खत्म हो जाएगा। ए बी सी डी, चल बस इतना सा अंतर है, एक्स एक्स बहुत ज्यादा हो गया था, ए बी सी डी दे दिया। आई एक्स एक्स कैपिटल जी से प्रदर्शित किया जाए तथा इस अक्ष के समांतर और उससे बी दूरी पर स्थित, उससे वी दूरी पर स्थित अक्ष ए बी, वी दूरी पर स्थित रेखा ए बी के परितः, रेखा ए बी के परितः जड़त्व आघूर्ण को आई ए बी से प्रदर्शित किया जाए, तो आई ए बी बराबर होगा आई एक्स एक्स कैपिटल जी प्लस ए बी स्क्वायर। तो क्या होगा ए बी स्क्वायर। देखिए क्या लिखा है मैंने, आई ए बी आपको एक्स एक्स मुझको पता है, आई ए बी के सापेक्ष मुझे निकालना है, तो क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे आई एक्स एक्स कैपिटल जी प्लस ए वी स्क्वायर, एरिया ऑफ दिस सेक्शन इनटू वी स्क्वायर, यानी कि इस पूरे आघूर्ण का मैंने क्या निकाल दिया, द्वितीयक आघूर्ण निकाल दिया यहाँ पर, इसका इसके सापेक्ष जोड़ देना दोनों को, ठीक है। अगर मैं इसके सापेक्ष निकालना पड़ जाए मुझे CD के सापेक्ष, आई CD के सापेक्ष मुझे निकालना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, आई मुझे किसका पता है, वाई वाई का पता है, वाई वाई कैपिटल जी पता है, प्लस ए एच स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर दूरी कितनी है, एच है। ये है मेरा समांतर अक्ष प्रमेय, ये है मेरा समांतर अक्ष प्रमेय। यदि इसी में मैं कहता हूं लंबवत अक्ष प्रमेय, लंबवत अक्ष प्रमेय यानी कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कुछ क्या है, आई ये माना कि एक्स एक्स है, ये वाई वाई है, तो आई जेड जेड इक्वल टू हो जाएगा आई एक्स एक्स कैपिटल जी प्लस आई, बस इतना सा है, यानी कि इन दोनों के योग के बराबर जो होता है वो आ जाएगा आई जेड जेड। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होगा, आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई इक्वल टू आई जेड जेड। ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ये हो गया मेरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल क्योंकि ये भी पैरेलल है, वाई के पैरेलल है, ये एक्स के पैरेलल है, तो ये दोनों ही मेरे आएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और ये आएगा मेरा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पूछ लेता है कई बार कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझाइए या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझाइए, तो आपको यहाँ पर आना चाहिए। समांतर अक्ष प्रमेय हो गया, लंबवत अक्ष प्रमेय हो गया, चलिए नेक्स्ट एग्जाम दीजिए। एक और है आकृति मापांक, एक हेडिंग और डाल दीजिए, आकृति मापांक, इसको रफ करवाऊं। इसके बाद फॉर्मूले को कराऊंगा सभी के, ज्यादा नहीं है, इसके बाद हो जाएगा न्यूमेरिकल।
आकृति मापांक। मॉडुलस ऑफ वेक्टर। मॉडुलस ऑफ वेक्टर। या सेक्शन भी कहते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ सेक्शन भी कहते हैं। इसमें नोट कर लीजिए, ये कोई आकृति है, इसका जो गुरुत्व केंद्र है ठीक मिड में है, ये इसका गुरुत्व केंद्र है। इस गुरुत्व केंद्र इसको कहते हैं हम लोग उदासीन अक्ष। उदासीन अक्ष यानी कि न्यूट्रल एक्सिस, इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रल एक्सिस। होता क्या है, ये कोई बार है, इसकी एक एक्सिस है, ये है न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस क्या होती है? वह एक्सिस है जिस पर मैं लोड लगा दूं, ये कुछ ऐसी हो जाए। लोड लगने के बाद यदि कोई भी बार जो है वो डिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसी हो जाए, आपको ऐसी दिखने लगे, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? तनाव। यहां पर क्या लग रहा होगा? तनाव। और यहां पर क्या लग रहा होगा? संपीड़न। इस अक्ष पर क्या लग रहा होगा? संपीड़न। और यहां पर लग रहा होगा तनाव। क्लियर है ये बात? कि अगर मैं इसको ऐसे मोड़ दूं, किसी भी बॉडी को मोड़ दूं, तो नीचे वाली जो सतह होगी उस पर तनाव लग रहा होगा, और यहाँ पर ऊपर वाली सतह होगी उस पर लग रहा होगा संपीड़न। तो तनाव से संपीड़न में आने में कोई तो एक पॉइंट होगा जहां पर जीरो होगा, ना तनाव लग रहा होगा ना संपीड़न लग रहा होगा, यानी कि तनाव बल का मान फॉर एग्जांपल +2 है, फॉर एग्जांपल +2 है, और यहाँ पर है -2। संपीड़न है, यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर +1 हो रहा होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ पर +1 -1 होगा, ऐसी तो होगा कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी। तो -2 +1 और +2 +1 0 -1 ऐसे। तो जिस अक्ष पर तनाव और संपीड़न बल का मान 0 होता है, 0 होता है, वह अक्ष कहलाती है मेरी न्यूट्रल एक्सिस, यानी कि उदासीन अक्ष। वह अक्ष मेरी क्या कहलाती है? उदासीन अक्ष। क्लियर? ये चीज समझ में आ गई? उदासीन अक्ष किसे कहते हैं? वह अक्ष जिस पर तनाव और संपीड़न का बल का मान 0 होता है, 0 होता है, वह कहलाती है मेरी उदासीन अक्ष। लिखिए आकृति मापांक, इसमें नोट कीजिए, किसी काट में उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण, उसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली अक्ष पर जड़त्व आघूर्ण कैपिटल I तथा अक्ष के काट के किनारे की अधिकतम दूरी, अक्ष के काट के किनारे की अधिकतम दूरी के अनुपात को आकृति मापांक कहते हैं। इसको Z से नोट करते हैं, Z = I/Y।
के अनुपात को आकृति मापांक कहते हैं। के अनुपात को आकृति मापांक कहते हैं। इसे हम कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल जेड द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो जेड हो जाएगा आई अपॉन वाई। आई यहाँ पर क्या है, जड़ तो आघूर्ण है, और वाई क्या है, काट की उदासीन अक्ष से अधिकतम दूरी। काट की उदासीन अक्ष से अधिकतम दूरी। काट की यानी कि आप जो जिससे अक्ष क्या हो आप ले रहे हैं, आघूर्ण ले रहे हैं, उस अक्ष से उस बॉडी के मैक्सिमम डिस्टेंस, उस जो जहाँ तक वह बॉडी है वहाँ तक की मैक्सिमम डिस्टेंस कहलाएगी हमारी वाई। ये वाई ये भी हो सकती है भाई, अगर मैं वाई वाई की बात करूँ, इसके ऊपर घूम रही है तो ये मेरी मैक्सिमम डिस्टेंस ये वाली भी हमें कहीं कहीं लेने को मिलेगी। जरूरी है हर बार आपको यही वाली लेना है, तो आप एक्स ये भी हो सकता है भाई। जब हम लोग आई एक्स के आउट कर रहे हैं, अगर मैं कहूँ आई जेड जो है एक्स एक्सिस के आउट कर रहे हैं, तो आई क्या हो जाएगा, एक्स एक्स अपॉन आई एक्स एक्स अपॉन वाई है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि मैं जेड वाई वाई की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, आई वाई वाई इन डिवाइड बाई हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो ये हो गया मेरा आकृति मापांक। अब हम लोग कुछ फॉर्मूले नोट कर लेते हैं जड़ आघूर्ण के। डायरेक्ट फॉर्मूले नोट करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले याद होने चाहिए। कोई भी प्रूविंग पर जोर नहीं देगा, प्रूविंग पर आपको ध्यान नहीं देना है, डायरेक्ट फॉर्मूले नोट करने हैं। इसको नोट कर लीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। फटाफट जल्दी से नोट करते हैं। पहला वर्ग होता है ए लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। सभी को गुरुत्व केंद्र पता है कहाँ पर होते हैं, बार बार बताने की जरूरत नहीं है। ये ए वाई टू पर होगा गुरुत्व केंद्र, और ये भी ए वाई टू पर होगा। इसका आई एक्स एक्स बराबर होगा आई वाई वाई, क्या हो जाएगा, ए की पावर 4 अपॉन 12, ए की पावर 4 अपॉन 12। डायरेक्ट नोट कर लीजिए आप। दूसरा है आयत है, रेक्टेंगल जो है, माना कि बी है, माना कि ये डी है। इसका आई ये एक्स एक्सिस है, ये इसका वाई एक्सिस है। आई एक्स एक्स बराबर हो जाएगा इसका बी डी क्यू अपॉन 12, वाई में बराबर हो जाएगा डी क्यू अपॉन।
आई एक्स एक्स कितना हो जाएगा बी डी क्यू अपॉन 12, वाई वाई हो जाएगा डी वी क्यू अपॉन 12। इसके बाद थर्ड है त्रिभुज है, ट्रायंगल है। सभी को पता है कितनी दूरी पर होगा h बाई 3। ये b है, h है, ये इसकी x एक्सिस है, इसकी y एक्सिस है। ठीक है, आई एक्स एक्स से बराबर हो जाएगा बी एच क्यू अपॉन 36, वाई वाई होगा एच बी क्यू अपॉन 36, बी एच क्यू अपॉन 36, वाई वाई हो जाएगा एच बी क्यू अपॉन 36। वृत्त है, सर्किल है, एक्सिस है, एक्सिस है, इसका भी आई एक्स एक्स बराबर होगा आई वाई होगी फाइव डी की पावर 4 अपॉन 64, फाइव डी की पावर 4 अपॉन 64। ये डायरेक्ट याद करने आपको, इसकी प्रोबेबिलिटी याद नहीं करनी है। अर्धवृत्त है, इसकी एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, आई एक्स एक्स इक्वल टू होता है इसका 0.11 इंटू आर पावर 4, वाई वाई इक्वल टू होता है पाई आर पावर 4 बाई 8, पाई आर पावर 4 बाई 8। ये असल को पता है, कितने आता है 4r अपॉन 3 पाई। ये सारी चीज नोट करा चुका हूं पहले भी। चौथाई वृत्त है, वाई वाई इक्वल टू हो जाएगा 0.055 आर की पावर 4, यह रहेगा 4r अपॉन 3 पाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सेम 4r अपॉन 3 पाई होगा, ये डिस्टेंस। चलिए, ये सारे फॉर्मूले हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। कल इस पर बेस्ट सीधे सीधे न्यूमेरिकल देखेंगे। आज का हमारा काम खत्म हो गया, कल इस पर बेस्ट सारे न्यूमेरिकल, और जो भी आपको कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।